इंसान के लिए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं लोग। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्चुअल में वो आदमी मरा ही नहीं है, वो जिंदा है। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? हमें ये आशंका थी या तो किसी ने इसकी हत्या कराई है, या एक हमें ये भी आशंका थी कि कहीं ये इंश्योरेंस फ्रॉड वाला कोई झूठा मामला मतलब पेश करने की कोशिश, ये भी हो सकता है। एडिशनल एविडेंस मतलब पूरे तरीके से आपने ऑपरेशन को गुप्त रखा। मीडिया में ये चीज़ आ जाती तो क्योंकि वो राम मेहर भी काफ़ी चालाक अपराधी था, वो मीडिया की खबरों पे नज़र रखे हुए था। तो पुलिस को कितने टाइम में ये मतलब ये कंफर्म हो गया था कि राम मेहर जिंदा है? 24 से 36 घंटे बाद ये कंफर्म हो गया था। नमस्कार, सिटी फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हांसी के एसपी व हरियाणा के तेज तर्रार आईपीएस अफसर लोकेंद्र सिंह, जो बड़े से बड़े उलझे हुए मामलों को भी चुटकियों में सुलझा देते हैं। हाल ही में इन्होंने एक बड़े मामले को भी सुलझाया है, जिसकी पूरे देश में सुर्खियों में रहा। हम जानेंगे ये कैसे इतने उलझे हुए मामलों को चुटकियों में सुलझा देते हैं और इनके आईपीएस तक के सफ़र के बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, आप काफ़ी बड़े बड़े मामले होते हैं, उनको बड़े इजीली सॉल्व कर देते हैं। अभी एक बड़ा मामला हुआ जो पूरे देश में सुर्खियों में रहा। एक व्यक्ति था, उसने खुद को दुनिया की नज़रों में जिंदा जलाने का ड्रामा रचा और एक आदमी की उसने हत्या कर दी। तो जब आपको पता लगा जिस इंसान के लिए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं लोग, लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, एक्चुअल में वो आदमी मरा ही नहीं है, वो जिंदा है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? नहीं, जैसे कि इंसिडेंट हुआ था जी, तो जिस प्रकार से जो हमारा सीन ऑफ क्राइम होता है उसको देखकर वो संदिग्ध प्रथम दृष्टया हमको पहले से ही लग रहा था। जी। और जो हमारी एफएसएल की टीम गई थी और भी जो डॉक्टर्स जो वहाँ पे इंस्पेक्शन किया, जी। तो उससे हमें संदेहजनक मामला शुरू से ही लग रहा था। लोगों को पहले ही लग गया था कि संदेह। हाँ, जो क्योंकि जो लूट विद इस तरीके से जला देना, तो इस प्रकार का मामला नहीं लग रहा था, कुछ लग रहा था इसमें कोई और बात है। तो पुलिस इसीलिए शुरू से ही उसमें कई एंगल से उसमें काम कर रही थी। तो पुलिस को कितने टाइम में ये मतलब ये कंफर्म हो गया था कि राम मेहर जिंदा है, एक्चुअल में वो मरा ही नहीं है? पुलिस को लगभग 24 घंटे में 24 से 36 घंटे बाद ये कंफर्म हो गया था कि ये राम मेहर जिंदा है। और लेकिन उसको पुष्टि करने के लिए आपने मीडिया से भी छुपाया, मतलब पूरे तरीके से आपने ऑपरेशन को गुप्त रखा, गोपनीय नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्योंकि उसकी पुष्टि नहीं हुई थी आधिकारिक तौर पर, हमें भी एविडेंस जब तक वो मिल नहीं जाता हम उसको 100% हम भी नहीं कह सकते थे। दूसरी बात ये थी, अगर वो मीडिया में ये चीज़ आ जाती तो क्योंकि वो राम मेहर भी काफ़ी चालाक अपराधी था, वो मीडिया की खबरों पे नज़र रखे हुए था। अगर उसको ये पता चल जाता कि मीडिया में ये बात आ चुकी है, तो वो जिन भी कॉन्टेक्ट्स में था जिसके जरिए हमने उसको पकड़ा, फिर वो वहाँ पे बात नहीं करता और फिर वो गायब हो सकता था। तो सर, जैसे ये इंसिडेंट हुआ था, तो आपको जब पहले पता लगा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि व्यापारी को जिंदा जला दिया गया, तो इस देश का शायद पहला मामला था ऐसा, कोई किसी व्यापारी को जिंदा जला दिया लूट के लिए, तो आपने एक तुरंत इसी तरफ काम करना स्टार्ट किया। क्या रिएक्शन था, मतलब स्टार्टिंग की प्लानिंग क्या रही पुलिस की? नहीं, स्टार्टिंग में हम एज यूजुअल जो हमारे डीएसपी साहब गए, जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम है वो वहाँ पर मौके पर गई और हमने चारों तरफ से उसका मुआयना किया। साथ ही साथ जो हमने साइबर सेल की मदद से उसने किस किस से बात करी, उसके पहले के कॉल्स क्या रहे, वो हिस्ट्री खंगालना शुरू करी। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोगों को मामला संदिग्ध लग रहा था, तो हमें ये आशंका थी या तो किसी ने इसकी हत्या कराई है, या एक हमें ये भी आशंका थी कि कहीं ये इंश्योरेंस फ्रॉड वाला कोई झूठा मामला मतलब पेश करने की कोशिश, ये भी हो सकता है। तो हम दोनों तरफ से काम कर रहे थे और हम श्योर नहीं थे। फिर जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये चीज़ें क्लियर हुई कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वही सही है। तो सर, जैसे आपने राम मेहर को करीब 36 घंटे में पकड़ लिया था आपने, तो राम मेहर ने जब आपने बताया कि उसने, ये भी क्लियर नहीं हुआ था कि उसने एक्चुअली मार किसको दिया है वहाँ पे, तो राम मेहर ने क्या उसी टाइम बता दिया था कि मैंने रमलू की हत्या की है, अपने गाँव का कोई व्यक्ति था गरीब? नहीं, जैसे कि पहले आपको मीडिया में भी खबरों से पता चला होगा, जो इनिशियल हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई डेड बॉडी खरीदी है जी सर, और उसको जलाया है, तो हम भी उसी तरफ काम कर रहे थे। बट जब उसको राम मेहर को पकड़ा गया, तो जो प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे हमारी टीम गई थी, उनको बातचीत में इसने बताया कि कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ पर भी इसने झूठ बोला टीम से कि जमकर झूठ बोलने की, गुमराह करने की कोशिश, पकड़े जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था, फिर मैंने उसको जलाया है। फिर जब यहाँ पे लाकर जब दोबारा से पूछताछ हुई सख्ती से, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। आपकी हांसी में बतौर एसपी पहली पोस्टिंग है,
तो इस एरिया का जो क्राइम है सर, किस नेचर ऑफ क्राइम है इस एरिया का, और क्या आपको लगता है कि इस दिशा में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर करने के लिए काम कर सकती है? हांसी में क्योंकि थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे क्रिमिनल्स पहले काफ़ी हावी रहे हैं और उसके पुलिस ज़िला बनने के बाद से यहाँ सुधार हुआ है। तो यहाँ पे जो फिरौती की घटनाएं थी वो अभी भी कभी कभार होती हैं, उनके लिए कॉल्स आ जाते हैं। अभी 1 करोड़ की फिरौती का मामला आया था, उसको भी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दिया। हाँ जी जी जी। फोटोग्राफर से फिरौती मांगी गई थी, मतलब 6 महीने का पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, जो हमारे फिरौती वाले मामले थे उसमें पुलिस ने सभी केसेस को 1 या 2 दिन में ही सुलझा लिया, तो वो काफ़ी अच्छा हमारी टीम ने सराहनीय कार्य किया सर है। जो कई दशकों से बोल सकते हैं हम कि मोस्ट वांटेड फरार चल रहे थे, नामी बदमाश जिसको बोलते हैं, 4-5 महीने में 5-6 पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है, 5 या 6 मोस्ट वांटेड जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इस दिशा में भी अच्छा काम हुआ है। तो मोस्ट वांटेड को पकड़ने में पुलिस को क्या समस्याएं आती हैं, क्या समस्याएं रहती हैं? मोस्ट वांटेड जनरली देखिए जब बनते हैं, जब वो काफ़ी टाइम से वो अरेस्ट ना हो पाए, तो और जब सारे क्लूज़ हमारे लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं, उसके बाद पुलिस इनाम रखवाती है, उसको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कराती है ताकि जो कोई भी टीम हो उस पर वर्क करे और उनको पकड़ सके। तो उनमें जनरली क्लू बहुत कम होते हैं, तो उसमें स्क्रैच से काम करना पड़ता है, एक डेडिकेटेड टीम लगानी पड़ती है जो उस पर लगातार लगी रहे, और उसमें कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। तो उसमें हमारा प्रयास रहता है कि जो भी मोस्ट वांटेड है। कितने हैं सर अभी हांसी पुलिस जिला की बात करें तो मोस्ट वांटेड अभी पुलिस की पकड़ से बाहर? अभी हमारे 12-15 और बचे हुए हैं, तो काफ़ी पुराने मुकदमों के भी हैं जो 20-20 साल पुराने भी हैं, तो वो कई उसमें कोई क्लू नहीं है, हो सकता है कोई उसमें एक्सपायर भी हो गया, उनकी जानकारी नहीं है। तो कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं, हम कोशिश करते रहते हैं, उनको चेक करते रहते हैं कि जिसमें कोई भी क्लू चले तो हम उसको फिर पकड़ने का प्रयास करें। सर जो एक नशे की प्रवृत्ति है न, काफ़ी मामले NDPS के भी आते हैं और युवाओं में भी ये प्रवृत्ति थोड़ी बढ़ रही है देखने में है। तो जो नशा तस्करों की चेन होती है एक, उसको तोड़ने में क्या समस्याएं आती हैं पुलिस के सामने? जो सबसे बड़ी समस्या हमें आती है नशा तस्करों में, क्योंकि ये एक लंबी चेन होती है जी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अगर कोई चीज़ रिकवर करी, वो खरीद के कहीं और से लाते हैं, उसने वो भी कहीं आगे से खरीदी होती है। और जो हांसी में जो हमारा NDPS आ रहा है उसका ज़्यादातर सोर्स उड़ीसा की तरफ का आता है, उड़ीसा बंगाल की तरफ का। तो एक तो वो पहले ऐसा था, मैं रोकना चाहूँगा सर सॉरी, कि यूपी की तरफ से भी पिछले 2 साल पहले का जो ज़्यादा था, अब ये थोड़ा ट्रांसफ़र हो गया है उड़ीसा की तरफ से। हाँ, वो जनरली जो यूपी में भी आता है वो कुछ तो देखिए इधर की तरफ से आता है, जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए जो हमारा एक रूट है जी। और दूसरा जो आता है ये बांग्लादेश और उधर से होते हुए उड़ीसा वेस्ट बंगाल की तरफ से। तो अभी जो NDPS हमारे पास ज़्यादातर पकड़ा गया है उसका सोर्स उड़ीसा बंगाल की तरफ आता है। तो उसमें समस्या ये आती है क्योंकि फिर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन वाली बात हो जाती है थोड़ी सी, दूसरा दूरी बढ़ जाती है, तो पुलिस की टीम को वहाँ पे बार बार जाके रेड करना, लैंग्वेज कल्चर हर चीज़ में एक समस्या आती है कि उसको लंबे समय तक उसको फॉलोअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो टॉप ऑफ द चेन है उसको पकड़ने में पुलिस को मुश्किल आती है थोड़ी सी। एक सर साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है पिछले दिनों से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है साइबर फ्रॉड काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो आप भी इस पे एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो कैसे टैकल किया जाए साइबर क्राइम की घटनाओं को, वारदातों को कैसे रोका जाए सर? नहीं, उसमें देखिए 2 प्राउंड स्ट्रेटजी सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से भी रहती है। एक तो अवेयरनेस वाला है, क्योंकि जो अवेयरनेस रहेगी तो वो तुरंत वहीं पे मतलब लोग जितने आगाह रहेंगे उतना ही कम इस प्रकार की घटनाएं होंगी। दूसरा है उनको पकड़ने के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए हमारी साइबर सेल टीमें हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, IOs की भी ट्रेनिंग होती है, और हम कोशिश करते रहते हैं उन पे जो अलग अलग टाइप के क्राइम हैं उनको पकड़ने की कोशिश की। तो हमारे जैसे ATM फ्रॉड के पीछे काफ़ी सारे मुकदमे हुए थे, तो उसके बाद हमने फोकस करके उन पर काम किया, तो कई हमारे मुलजिम पकड़े गए, उनसे जो क्वाड क्लोनिंग वाली मशीनें भी बरामद हुई, कुछ हम भरतपुर से भी कुछ पकड़ के लाए थे। ऐसा पिछले दिनों जो पुलिस ने पकड़े थे वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं जो साइबर फ्रॉड करते हैं, और वो पढ़े लिखे लोगों को पागल बना लेते हैं सर। नहीं, वो देखिए वो एक दूसरे से सीखते हैं, जैसे एक कोई सीख गया तो वो दूसरे को ट्रेन कर देता है, और जो हमारी यंग जनरेशन है जनरली वही उसको करते हैं, तो वो मोबाइल वगैरह यूज़ करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो वो भले ही उनको वैसी पढ़ाई नहीं है, जानकारी नहीं है, बट वो यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और बाकी अपने क्रिमिनल साथियों से वो सारी चीज़ें सीखते हैं। और जो साइबर क्राइम होता है उसमें केवल टेक्निकल एंगल नहीं होता, उसके साथ साथ एक सोशल इंजीनियरिंग टाइप की एक सोशल कनेक्टेडनेस वो होती है, वो किस तरीके से इंसान को लालच दे सके, वो सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि आप किस प्रकार का लालच दें, प्रलोभन किस प्रकार का दें। तो जो भी नई वस्तु चल रही होती है उसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है। जैसे अगर अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना के टेस्ट के नाम पे वो दे सकते हैं,
कोरोना की रिपोर्ट के नाम पे दे सकते हैं, उसकी वैक्सीन के नाम पे हाँ एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो वो अपना जो मोडस ऑपरेंडाई है वो बदलते रहते हैं। अच्छा, एक सर वुमेन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन सॉरी, ये भी लगातार बढ़ रहा है हमारे समाज में। देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अपराध बढ़ रहा है, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस पर कैसे एक पुलिस, एक IPS अफसर हैं आप, पुलिस कैसे रोक सकती है, क्या कर सकती है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हो? देखिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एक तो जो छेड़छाड़ की घटना है, मान लीजिए महिला कहीं जा रही है, उस पर कोई कमेंट पास कर रहा है या छेड़छाड़ की एस्पेक्ट भी है। हाँ, तो उसमें तो पुलिस का ये है कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाकर वहाँ पे कि पुलिस की प्रेजेंस रहेगी तो ये घटनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा, अगर वहाँ पे जैसे हमारी दुर्गा शक्ति है, वो जाके वहाँ पे मतलब पेट्रोलिंग भी करती है, मन चले उनका चालान वगैरह भी करना मोटरसाइकिल का, तो उससे एक प्रभाव रहता है। इसके अलावा जो उनको अवेयरनेस करने वाली बात है, कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, कैसे जो लीगल रेमेडीज़ हैं 1091 है 100 है, उसके बारे में जो हमारी दुर्गा शक्ति की टीमें हैं वो समय समय पर स्कूल कॉलेजों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती रहती है। सर कुछ ऐसा भी है कि किसी महिला कोई है वो थाना नहीं आना चाहती, जैसे महिला थाने भी खोले हैं सरकार ने, तो ऐसा भी कोई है कि अगर वो महिला थाने नहीं आना चाहती तो वो पुलिस को कांटेक्ट करे, पुलिस उसके घर जाएगी जहाँ पे भी वो सूटेबल जगह लगती है उसे? नहीं, बिल्कुल, अगर वो कोई ऐसी समस्या है, वो महिला थाने नहीं आना चाहती, तो वहाँ पे अगर वो 1091 पे कॉल करेगी तो वहाँ पे हमारी PCR जाती है, जो भी उसके बयान होते हैं, जो भी उसकी कंप्लेंट होती है उसको नोट करके जो आगामी कार्रवाई के हेतु वो आगे उसको प्रेषित करती है। जो वुमेन अगेंस्ट क्राइम है सर, ये बड़ा एक संवेदनशील इशू होता है और इसमें जो IO होते हैं उनका भी बड़ा ही एक संवेदनशील होना जरूरी है उनका, उस नेचर ऑफ क्राइम को समझने के लिए। क्या ऐसे ही डेडिकेटेड जो इस प्रकार के IO होते हैं वो महिला थाना पुलिस में रहते हैं? महिला थाने में क्योंकि ऐसी शिकायतें भी कई बार रहती हैं कि महिलाओं के साथ ही व्यवहार सही नहीं किया जाता कई बार। देखिए काफ़ी संवेदनशील मामले आते हैं, तो इसीलिए महिला थाना भी इसलिए बनाया गया कि महिला उनकी जो परेशानियां हैं उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। दूसरा, वो संकोच ना करें बताने में। तो हमारी जो महिला इंस्पेक्टर हैं उनके साथ साथ महिला IOs भी लगी हुई हैं। इसके अलावा वो चाहें तो जो लोकल थाना है वहाँ पर भी कंप्लेंट दे सकती हैं और वहाँ पर भी कार्रवाई होती है। तो हम उनको ट्रेन करते रहते हैं, सेंसिटाइज करते रहते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेता तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। सर अब सर कम्युनिकेशन का दौर काफ़ी बढ़ गया है, तो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने लग गए हैं SP से, DSP से, ठीक है सर। तो आपके पास भी कैसे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आते हैं लोगों की, सर ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, लोग हर मीडियम पे फॉलो करते हैं, तो कॉल्स भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, ट्विटर पे भी लोग कमेंट डालते हैं। ट्विटर पे या एक्टिव रहते हैं? हाँ, तो वो सब तरीके से आते हैं, तो हम उनको जितना पॉसिबल हो सकता है उनको आगे आगामी कार्रवाई हेतु जो भी आपको लगता है पॉजिटिव एक वे है जो चेंज हुआ है थोड़ा सा कंप्लेंट करने का प्रोसीजर आम आदमी की थोड़ी सी? देखिए इसमें दोनों बातें हैं, एक पॉजिटिव भी है उसमें, एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जो डायरेक्ट बात हम तक नहीं आ पा रही थी वो आ जाती है। जी। और जैसे व्हाट्सएप है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे व्हाट्सएप पे अगर कोई रिटर्न में मैसेज ड्रॉप कर देता है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी, हमें भी मतलब ये नहीं है कि मीटिंग में है तो फ़ोन नहीं उठाना पड़ता, वो मैसेज को हम अपने समय अनुसार देख लेते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और आगे उस पर कार्रवाई हो जाती है। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप पे एक रिकॉर्ड भी क्रिएट रहता है कि भाई इतने घंटे पहले ये मैसेज आया था, इतने बजे हमने आपको भेजा और इतने बजे तक आपने कार्रवाई की या नहीं की। तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। नेगेटिव डेवलपमेंट ये है कि अब हर मीडियम से लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पुलिस प्रयासरत रहती है, तो लोगों को भी थोड़ा सा ये है कि वो SHO लेवल से शुरू करें, अगर वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर ऊपर अधिकारियों से संपर्क करें। एक सर हमारे सोसाइटी में ऐसा माना जाता है पुलिस पब्लिक के लिए है, और पब्लिक और पुलिस का जो संबंध है, रिलेशन है, वो इतना बेहतर हमारी सोसाइटी में जनरली नहीं माना जाता। तो इसको कैसे सुधारा जाए? आप IPS हैं, आप जिले के कप्तान हैं, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे विश्वास जनता में दिलाया जाए कि पुलिस उनकी दोस्त है? पुलिस से डरते हैं लोग, वर्दी देख के डरने लग जाते हैं, आई विटनेस होते हुए मुकर जाते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। नहीं, देखिए वो धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे जैसे पुलिस अच्छा काम करेगी, लोगों को न्याय दिलाएगी और लोगों के मन में विश्वास जागेगा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है और विदाउट करप्शन कर रही है, विदाउट बायस कर रही है, किसी का फेवर नहीं ले रही, बिना किसी दबाव के कर रही है, तो धीरे धीरे वो विश्वास जागता है और लोग पुलिस के हितैषी भी होते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो कम्युनिटी पुलिसिंग की एक मुहिम चलती रहती है, जिसमें हम लोगों के पास जाके लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं
जिससे उनकी कोई भी जो समस्या हो उसके बारे में वो हमें बता सकें। लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं शिकायतों के निवारण में, जैसे हमारा CLG ग्रुप चलता है SP ऑफिस में, तो कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप है। आप ही के जो समाज के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनकी एक टीम रहती है जो छोटी मोटी जो परेशानियां जो आपस में विवाद रहते हैं उनको सुलझाने में मदद करती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैं आशा करूँगा कि जल्दी हम इसमें इतना विश्वास लोगों को दिला सके कि जो जापानीज़ मॉडल कहा जाता है कि पुलिस पब्लिक की बिल्कुल दोस्त जैसी है, उस लेवल तक हम पहुंच पाएँ। ओके सर, एक सर ट्रैफिक की समस्या है, जैसे आपके आने के बाद ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सख्त हुई है शहर में, हर चौराहे पे पुलिस है, सड़कों पे पुलिस है, काफ़ी सख्ती से पेश आती है वो तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं सर। तो इतनी सख्ती से क्या आपको लगता है कि मतलब एक चालान करने से ट्रैफिक के जो इनसे एक्सीडेंट होते हैं उनसे बचा जा सकता है, अपराधों पे भी अंकुश लगाया जा सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब ट्रैफिक वायलेशन करते हैं वो देखने में हमें बहुत छोटा लगता है कि हेलमेट नहीं पहना है, बट जब अगर वो एक्सीडेंट हो तो तब उसकी वैल्यू समझ में आती है कि वो प्रोटेक्शन किस प्रकार से कर सकता है। तो एक वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए चालान किए जाते हैं कि लोग सुधर जाएं, थोड़ा वो कुछ पेमेंट देंगे, फाइन पे करेंगे, तो फाइन भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, तो फाइन भी पे करेंगे तो उनको एक लगेगा, चुभन होगी कि हाँ हमने गलती की, हम आगे। और जब उसका चालान कटता है वो घर में जाके 10 लोगों को बताता है तो एक इम्पैक्ट बनता है कि हाँ पुलिस चालान कर रही है, तो हम अपना हेलमेट पहने, गाड़ी के कागज़ साथ रखें। साथ ही साथ जो हमारी चोरी की गाड़ियां हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे घूमते रहते हैं, हम जब चेकिंग करते हैं तो उन पे भी एक लगाम लगती है और पता भी चल जाता है अगर कोई कागज़ नहीं लिए हुए कि ये चोरी की बाइक है, तो वो क्राइम में और लोगों के जो ट्रैफिक संबंधी दोनों में वो मददगार है। दोनों में मददगार है सर आपके। एक सर, जो पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बताया जाता है कि इंस्पेक्टर से जो नीचे लेवल है बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो इस टेंशन को या बर्डन का हम इस तनाव से दूर रहने के लिए फ्रेश माइंड रहें पुलिस कर्मचारियों का, क्या कुछ पुलिस विभाग में किया जा रहा है? देखिए, पुलिस विभाग में कई जैसे वीकली ऑफ की शुरुआत पहले हुई थी जी सर, तो हम जब भी छुट्टी मांगते हैं हम उनको छुट्टी देने की कोशिश करते हैं। हाँसी जिला पुलिस में वीकली ऑफ अवेलेबल है सर पुलिस? हाँ बिल्कुल, जब भी वो वीकली ऑफ भी है, साथ ही साथ जैसे किसी को परिवार की कोई भी ड्यूटी के लिए, कोई भी ज़रूरत के लिए छुट्टी चाहिए तो अगर कोई इमरजेंसी नहीं होती है सभी को छुट्टी दी जाती है जी सर। और इस मामले में हमने यही प्रयास किया है कि लोगों को ये टेंशन ना रहे कि हमारा घर का काम पेंडिंग है या हम घर को टाइम नहीं दे पा रहे, इस वजह से वो स्ट्रेस में रहें। साथ ही साथ उनको बार बार ये चिताया जाता है कि अपनी हेल्थ का भी वो ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें और एक्सरसाइज वगैरह करें। उसके लिए बीच बीच में प्रोग्राम्स भी किए जाते थे, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा उनमें वो बंद किए हुए हैं। राहगिरी वगैरह जो हम आयोजित करते थे उसमें लोगों को भी लाते थे, हमारे पुलिस वाले भी साथ में मिलके एक प्रोग्राम करते थे। धीरे-धीरे अब ये भी पुलिस का सिस्टम भी सुधर रहा है देखा जाए तो उसमें भी प्रयास चल रहा है उसमें। तो सर आपके हम थोड़ा निजी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहेंगे, तो आपने ज़िंदगी के किस पड़ाव पे ये तय किया कि आपको UPSC की तरफ जाना है? ये तो मैंने कॉलेज टाइम पे डिसाइड किया था। ओके सर। हाँ। तो उसके बाद आपने UPSC का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ या थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ा सर? ये नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं IRS में सेलेक्ट हुआ था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, तो वहाँ पे फिर ट्रेनिंग के दौरान मेरा IPS में सिलेक्शन हो गया था। ओके। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा सर आगरा से ही वहीं से हुई है लोकल? नहीं, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरी ट्रांसफरेबल फादर की भी पोस्टिंग बदलती रहती थी। तो मेरी यूपी में कई जगह हुई है, घूम घूम के हुई है। ओके सर, ओके। तो आपने, ऐसा माना जाता है कि UPSC की तैयारी करने वाले बड़ा हार्ड मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो 12-12 घंटे बढ़ते हैं। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो यूथ हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इवन UPSC की भी, उनके क्या मोटिवेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये UPSC आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, एक सामाजिक तौर पर काम करने के लिए, एक समाज में पहचान बनाने के लिए भी, और देश के लिए कुछ करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करती है। और मेहनत तो इसमें चाहिए क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है, सभी लोग उसमें क्लियर करना चाहते हैं, तो फोकस रह के, सोशल मीडिया से दूर रह के थोड़ा और लग के पढ़ाई करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो ऐसा कुछ है क्या, बिल्कुल ही आपको आंखें बंद करके इसमें जुट जाना पड़ता है, ऐसा है, या कुछ नॉर्मल दिनचर्या से भी आप UPSC क्लियर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, फोकस चाहिए और 1 साल के लिए तो पूरा फोकस चाहिए। तो 1 साल कम से कम आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बिना तो फिर मुश्किल
मुश्किल है। चलिए सर, शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि हाँसी जिला पुलिस और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और आप जीवन में और सफलताएं अर्जित करें। थैंक यू। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ हाँसी के SP IPS लोकेंद्र सिंह। नए कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ जल्द मुलाकात करते हैं।